Hello, guys. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So, today I will be starting with something new. It's basically regarding the 12th standard syllabus, that is Indian economic development. That is the other subject, um, along with macroeconomics in 12th standard. So we'll deal with this chapter wise. So today I'll start with the very first chapter and the very first topic of it. So that is colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. So इसके बारे में बात करनी है अब, तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन. तो बेसिकली ये एक्सप्लॉइटेशन लोगों को था एज ए लेबर और रिसोर्सेज का था एज ए रॉ मटेरियल. लेबर को और रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट किया गया किसी कंट्री के, जो हमारी कंट्री थी बेसिकली ब्रिटिश रूल के टाइम पे. ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया, हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया. हमारी इकोनॉमी कैसे ख़त्म हो गई पूरी तरीके से, किस तरह से वो स्टैगनेंट हो गई बेसिकली, ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं रह गया. वो ब्रिटिशर्स ने जो किया वो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी की हालत ऐसे हो गई. इसमें हम बेसिकली जो हमारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जो हम टारगेट किए थे ब्रिटिशर्स ने, बेसिकली सारे ही सेक्टर्स थे जो मेजर सेक्टर्स हैं. दैट इज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन. दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड. तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर की. एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने का काम ब्रिटिश रूल में ज़मींदारी सिस्टम ने किया था. ये एक ऐसा सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का, जिसमें ज़मींदार जो हुआ करते थे वो एज ओनर्स होते थे लैंड के, और उनके पास ये राइट होता था कि वो जाके फार्मर से रेंट कलेक्ट करेंगे. अब वो चाहे जितना भी फार्मर्स से ले सकते हैं, जितना वो चाहें. होता ये था कि फार्मर्स उनकी ज़मीनों पे काम करते थे और उन्हें रेंट पे करते थे उस चीज़ का, ज़मींदार को. तो फार्मर्स को बहुत ही एक मिनिमम अमाउंट मिलता था उनके सर्वाइवल के लिए. यहाँ तक कि इतना भी नहीं होता था कि वो फर्दर इन्वेस्ट कर सकें एग्रीकल्चर के लिए. वो सिर्फ सर्वाइवल तक के लिए ही मुश्किल से मिल पाता था उन्हें. बाकी सारा का सारा पैसा ज़मींदार रख लेते थे. अब बेसिकली यहाँ 3 स्टेजेस हैं कि फार्मर्स ने बहुत ही मिनिमम अमाउंट लिया, फिर वो ज़मींदार को गया, ज़मींदार ने वो सारा अमाउंट लिया. अब वो बेसिकली आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था. अब ये कितना पार्ट जाता था, होता ये था कि जितना भी रेंट ज़मींदार ने कलेक्ट किया है फार्मर्स से, उस पूरे रेंट का वो 11 पार्ट्स में बेसिकली वो रेंट होता था. ये चीज़ मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं करी है, बट आई एम लेटिंग यू नो कि 11 पार्ट्स में वो रेंट को रखते थे. एंड उस 11 पार्ट में जस्ट एक पार्ट उसका ज़मींदार को मिलता था. वो भी काफ़ी होता था उस टाइम पे. एंड बाकी सारा का सारा पार्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रख लेती थी. तो दिस वाज द प्रोसेस जो फॉलो होती थी उस टाइम पे ज़मींदारी सिस्टम में, बेसिकली ब्रिटिश रूल के टाइम पे, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर एकदम एक्सप्लॉइट हो गया. क्योंकि सारा पैसा तो उनके पास चला जाता था, ब्रिटिशर्स के पास. फार्मर्स के पास बहुत ही सर्वाइवल के लिए पैसा बस होता था कि वो सर्वाइव कर लें. तो डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हो सकती, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं हो सकती, राइट. तो दिस लेड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर. बात करते हैं अब कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का. तो ब्रिटिश रूल के पहले की बात करें तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए. हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी रेप्यूटेशन थी हमारी वैरायटी और हमारी क्वालिटी के लिए. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया. किस तरह से किया? 2 तरीके थे उनके, कुछ ऐसे थे. पहला था फॉरेन डिमांड ख़त्म करा देना हमारी प्रोडक्ट्स की. वो उन्होंने ऐसे किया कि जो हम एक्सपोर्ट करें प्रोडक्ट, जो बाहर डिमांड किए जा रहे हैं, उन पे लगा दी बहुत ज़्यादा ड्यूटी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया. अब हमारे प्रोडक्ट हो गए महंगे. जब हमारे प्रोडक्ट हो गए महंगे तो फ़ॉरेन में डिमांड हमारी हो गई बंद. वहीं दूसरी तरफ बात करें तो उन्होंने डोमेस्टिक डिमांड को भी ख़त्म करा दिया इंडिया के अंदर. वो इस तरह से उन्होंने किया कि ब्रिटिश गुड्स जो थे वो उन्होंने इंपोर्ट कराने शुरू कर दिए इंडिया में ड्यूटी फ्री.
तो इंडियन मार्केट्स में ये हो गया कि वहाँ जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रिटिश गुड्स हैं, वो सस्ते मिलने लग गए एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। बस फिर डिमांड हमारे प्रोडक्ट्स की यहाँ भी गिर गई। तो अल्टीमेटली हमारी फॉरेन डिमांड भी कम हो गई, हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो गई। इस तरह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एक्सप्लॉइट हो गया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। तो बेसिकली जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उसका जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ वो हमारी टैक्स पॉलिसी में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसकी वजह से हुआ। इसका मतलब ये है कि जो भी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, जो बेसिकली ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उनकी इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए रॉ मटेरियल भेजे जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन हमारे से इंडिया से लेके जा रहा था रॉ मटेरियल वहाँ की इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने के लिए। वो एक्सपोर्ट जो हुए वो ड्यूटी फ्री हुए, कोई टैक्स नहीं उसमें ऐड हुआ। तो सस्ते में वो प्रोडक्ट हमारे देश से बाहरी देश में चला गया, ब्रिटेन में चला गया उनकी नीड्स के लिए। दूसरा, जो हमारे इम्पोर्ट हुआ ब्रिटिश गुड्स का भारत में ब्रिटिश गुड्स आए, वो जो इम्पोर्ट हुआ वो भी ड्यूटी फ्री हुआ कि उनकी डिमांड जो है, ब्रिटिश गुड्स की जो डिमांड है वो इंडियन मार्केट में बन सके और वो हमारी मार्केट को कैप्चर कर सकें, और यहाँ के जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो इस्तेमाल ना हो के बाहर से जो चीज़ आई है वो इस्तेमाल की जा सके, राइट। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगी थी। ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था टैक्स का कि यहाँ सामान जो आ रहा है बाहर से बना हुआ वो सस्ते में आ रहा है ताकि यहाँ की मार्केट को कैप्चर करे और यहाँ के प्रोडक्ट्स ना बिकें जो यहाँ बने हैं। और दूसरा कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा है उनके प्रोडक्ट्स बनने के लिए वो सस्ते में जा रहा है, बेसिकली कोई टैक्स नहीं लग रहा, राइट। सो इस तरह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड स्पॉइल हो गया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो इंडिया है वो बन गया बेसिकली इम्पोर्टर फिनिश्ड गुड्स का ब्रिटेन से, क्योंकि हम तो रॉ मटेरियल बना बना के ब्रिटेन भेज देते थे, हमारे पास टाइम भी नहीं था और ना ही हम बनाते थे फिनिश्ड गुड्स को, और अपना रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते जाते थे। ब्रिटेन वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बना के हमें देता था प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस तरह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक्सप्लॉइट हो गया और हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हो गई, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गई। तो जैसे कि मैंने डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी, बेसिकली पूरी तरीके से कैसे कैसे हुआ। एंड अब बारी आती है कुछ फैक्ट्स पढ़ने की। जो मैंने बात करी थी ज़मींदारी सिस्टम की एग्रीकल्चर के टाइम पे, तो ज़मींदारी सिस्टम बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था बाय कॉर्नवालिस इन 1793। एक एक्ट था उसके तरफ से, दैट इज़ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, उसके थ्रू ये सिस्टम आया था बेसिकली। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। इसे हम इसी वजह से, क्योंकि ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू आया था, इसलिए हम ज़मींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस वीडियो, एंड if you like it, so please subscribe to the channel. That's it. Thank you for watching the video. Stay safe, stay happy.